बिहार मद्य निषेध पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार मद्य निषेध सिपाही न्यू वैकेंसी 2025 के लिए बिहार मद्य निषेध पुलिस में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये बिहार पुलिस उत्पाद यानी कि मद्य निषेध का यह 31/7/2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इसी प्रकार से मैंने आपको 5 बिहार मद्य निषेध पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग बताइए कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, भारतीय रेलवे की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो आपको याद होगा, भारत में रेल की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारत की पहली रेलगाड़ी जो है ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। और यह दिन एक ऐतिहासिक दिन है हमारे भारत के इतिहास में। और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, 1853 में। तो देखिए 150 वर्ष पूरा हो गया था कब, तो 150 वर्ष पूरा हो गया था आपका 2002 में। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि 2025 में जो है इसकी स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया गया है, तो 172वां वर्ष। ठीक है। अच्छा, 175वां कब मनाया जाएगा, तो 2025 में अगर 172वां मनाया गया है तो निश्चित रूप से 175वां वर्षगांठ कब मनाया जाएगा, तो 2025 में मनाया गया है 72, 172, 2026 में 173, 2027 में 174 और 2028 में ये मनाया जाएगा 175वीं वर्षगांठ। तो ये सब आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है यह हर वर्ष 15 मई के दिन मनाया जाता है। अच्छा, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए 8 अगस्त के दिन भी आपको याद रखना है, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में 8 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चितरंजन में, ठीक है ना, चितरंजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, और सभी लोग देखिए इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के तौर पर लगाइए और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा समझिए कि आप बिहार जो मद्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम है उसकी परीक्षा आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, और ईमानदारी से आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। देखिए पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तो फ्रेंड्स ये जबलपुर में है। अच्छा, पूर्व मध्य रेलवे का पूछा जाता है तो हाजीपुर में पड़ता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। ठीक है ना, याद रखिएगा ये हाजीपुर में पड़ता है। बिहार पुलिस में ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाती है। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहलाती है कंटूर्स रेखा। क्या कहलाती है ये, कंटूर्स रेखा। ठीक है ना, समुद्र से बराबर ऊंचाई वाला स्थान को। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना, तो देखिए उकाई परियोजना जो है ना
ये गुजरात राज्य में है और ये ताप्ती नदी पर है। ताप्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सरदार सरोवर बांध जो है, मैं बार बार बताता हूँ, आपको याद रखना है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये स्वेज नहर है। ठीक है ना, स्वेज नहर है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और ये जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था ये चिन्हित किया गया है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अच्छा देखिए, WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल के दिन। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पूछा जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल के दिन। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। तो यहाँ पर जेनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी दिया है। ठीक है ना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर जो है ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नीदरलैंड के द हेग में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डिफ्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। डिफ्थीरिया, तो देखिए डिफ्थीरिया रोग जो होता है ना, ये जीवाणु से होने वाला रोग है और यह रोग जो होता है यह गले को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, गला दिया गया डिफ्थीरिया में। ठीक है ना, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हिंदी का ये प्रश्न है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। श्रीकांत उपन्यास के, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार शरण चंद्र हैं। ठीक है ना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की धारा 370 यानी कि अनुच्छेद 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है, बताइए। तो देखिए अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया था, उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था ये, इसीलिए ये प्रश्न हो सकता है पूछा गया हो। तो आपको याद रखना है ये आपका जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा से, जिसको कि हटा लिया गया है अनुच्छेद 370 को अब। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। ठीक है, बताइए। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हैं। और जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है, मतलब भाषाओं का उल्लेख, यह आपका 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्लियर, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। सोडा वाटर बनाने के लिए, तो सोडा वाटर में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना, CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ पर है, मणिपुर की राजधानी बताइए फटाफट। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है, सब लोग आंसर कमेंट करिए। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है, चलिए बताइए। तो देखिए मणिपुर की जो राजधानी है ना फ्रेंड्स, ये आपका इम्फाल है। ठीक है ना, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। पंचवर्षीय योजना वैसे अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी और 2012 से 2017 तक जो था ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता था योजना आयोग का, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया, आपको याद होगा। ठीक है ना, 2015 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2026। बिल्कुल ये बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम पैटर्न है उसी पर आधारित ये बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक है फ्रेंड्स। और देखिए इस बुक की खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस बुक में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए इस बुक में बिहार मद्य निषेध सिपाही का पिछले 3 वर्षों का यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल बिहार मद्य निषेध का जो लेटेस्ट पैटर्न है
उसी पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसकी खासियत जो है ना, ये है कि पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर दिया गया है बिल्कुल व्याख्या सहित दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो बहुत ही बेस्ट बुक रहेगा आपके लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इस बुक को परचेज करके आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ये एजरा कप का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स देखिए, एजरा कप का संबंध जो है ये पोलो से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एजरा कप का संबंध पोलो से है, ठीक है। अच्छा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये पूछा गया है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार जो है किसने किया था बताइए। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, ये सब प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मार्कोनी ने किया था, ठीक है ना, रेडियो का आविष्कार। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। और विद्युत बल्ब का आविष्कार एल्वा एडिसन ने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, जेल वेयर्ड ने टेलीविज़न का किया था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसके सृजनकर्ता। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है इसके सृजनकर्ता जो थे ये थे नेकचंद, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो स्पेस शटल था जिसे भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गई थी, किस देश का था? ये कोलंबिया। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भारतीय अमेरिकी मुल्क की थी कल्पना चावला। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये अंतरिक्ष यान जो है 2003 में शायद फरवरी का महीना था, उसी समय हुआ था ये दुर्घटना। और ये था कहाँ का? तो ये अमेरिका का था, ठीक है। चलिए, एड्स में जो अक्षर ए है, यहाँ पर ए जो अक्षर दिया गया है एड्स में, इसका तात्पर्य क्या है? तो अगर एड्स का फुल फॉर्म आपको याद है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो आपको पता चल जाएगा ये एक्वायर्ड होता है, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यून IMMUNE इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। तो पूरा अक्षर मतलब पूरा वर्ड जो है, लेटर जो है उसका आपको पता चल गया फुल फॉर्म। तो यहाँ पर एक्वायर्ड हो जाएगा। और ये वायरस से होता है। भारत में देखिए, स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको कि हम लोग सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेबी दिया गया है, क्लियर। चलिए, पीतल पूछा गया है कि किसका मिश्र धातु है? पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है? फटाफट बता दीजिए। पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता का, यानी कि कॉपर और जिंक का, ठीक है ना, इसका मिश्र धातु होता है। चलिए, कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा गया है। तो ऑब्वियसली आपको भी याद होगा कि कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वो हीरा है। हीरा कार्बन का अपरूप भी होता है। ये ग्रेफाइट जो होता है ये आपका ये भी कार्बन का अपरूप है। और ये विद्युत का चालन है, विद्युत का चालक भी है, मतलब विद्युत का ये चालन करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नीले लिटमस जो होता है वो लाल रंग में बदलता है। कौन बदल देता है? अम्ल, भस्म, क्षार, लवण, कौन बदलता है नीले लिटमस को लाल में? तो देखिए, नीले लिटमस को जो है अम्ल बदल देता है। अम्ल जो होता है ना, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो इसका उल्टा हो जाता है क्षार वाले कंडीशन में। देखिएगा, दूरदृष्टि दोष। अच्छा, दूरदृष्टि दोष यानी कि अंग्रेजी में इसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, ठीक है ना। दीर्घ दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया भी याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया पूछा गया किस लेंस का प्रयोग से ठीक किया जाता है? अच्छा, एक निकट दृष्टि दोष है जिसको कि मायोपिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मायोपिया बोला जाता है, मायोपिया, ठीक है ना, मायोपिया बोला जाता है अंग्रेजी में। और इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया में अवतल लेंस का, और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद पूछा गया है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो देखिए, 1 माइक्रोन जो होता है ना, ये बराबर होता है आपका 0.001 mm का, ठीक है ना, मिलीमीटर का। देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, जब आप किसी मोड़ पर साइकिल की सवारी करते हैं तो मोड़ पर जब आप घूमते हैं तो ये पूछा गया है, तब बताइए। तो ये आपका बाहर की तरफ झुकता है या अंदर की तरफ झुकता है या किसी और नहीं झुकता, ये कंडीशन लगा करके पूछा गया है। तो देखिए, साइकिल जब भी आप मोड़ पर वृत्ताकार पथ पर जब आप चलेंगे, मुड़ेंगे,
तो ये जो होता है अभिकेंद्री बल होता है, इसकी आवश्यकता होती है, और इस बल को प्राप्त करने के लिए वह मोड़ के कारण केंद्र की ओर झुक जाता है। तो ये आपका हो जाएगा भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच खाली स्थान दिया गति को रोकने के लिए किया जाता है। कुंजी, कुंजी का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, स्विच का बात हो रहा है। किसका? स्विच का। तो क्या होता है यहाँ पर, देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षीय गति को रोकने के लिए। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला हमारा है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। चलिए, पेट्रोलियम पाया जाता है किस रॉक में, किस चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये सेडिमेंट्री जो बेसिन है, तलछट्टी घाटियाँ बोला जाता है सेडिमेंट्री में। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता जो होता है ये प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक सलाहकारी निकाय है ये। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। चलिए देखिएगा, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक है जिन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति कर सकते हैं मौलिक अधिकार का निलंबन। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। अब देखिए राज्य का पूछा गया है, केंद्र का नहीं। तो राज्य का पूछा गया है तो एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है ना, एडवोकेट जनरल, जिसको कि महाधिवक्ता कहते हैं। आर्टिकल 165 के अनुसार इसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, महाधिवक्ता की। तो यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है ना। और देश का उच्चतम विधि अधिकारी पूछता तब अटॉर्नी जनरल होता। चलिए, उसके बाद देखिएगा हितोपदेश के लेखक कौन है। हितोपदेश जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने किया है। तो नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश। ठीक है। चलिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, याद होगा आपका। बुल और बियर किससे संबंधित है। बुल और बियर, तो देखिए बुल और बियर जो है ना ये स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो देखिए इसका स्थापना 1964 में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में संसद में एक अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1964 हो जाएगा। अच्छा, पूछा गया कि रैंड जो है ये किस देश की मुद्रा है। बताइए रैंड किस देश की मुद्रा है। तो रैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। कहाँ की है फ्रेंड्स, ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। ठीक है। देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था कब। तो 1992 में। ये सन आप जरूर याद रखिएगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो राइट आंसर हो जाएगा, 1992 में हुआ था। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन। ठीक है, 11 जुलाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया। पाली ग्रंथ ये खास करके बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये भोजक कहा जाता था। ठीक है ना। अच्छा, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में बताइए सेना का सर्वोच्च अधिकारी तो ये कौन होता था। तो ये होता था खान। ठीक है ना, याद रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डेल्फ नामक डच नौका जो थी 1605 ईस्वी में कहाँ पर लंगर डाला था। बताइए कब पूछेगा। तो 1605 में डेल्फ नामक डच नौका ने कब जो है लंगर डाला था। तो 1605 में। और कहाँ डाला था तो ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये डाला था आपका मसूलीपट्टनम में। ठीक है। अच्छा, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था हर्षवर्धन ने। किसने। हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है ना, हर्षवर्धन वही था जिसको कि जिसके समय में हैंसमैंग आया था। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। शिलादित्य के नाम से भी हर्षवर्धन को जाना जाता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी मैंने बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक 12 से 6 में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था और इसको जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया भी है। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। बंगाल का विभाजन 1905, ये 1793, जालियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। डेट सहित आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन, ठीक है ना, के प्रवर्तक कौन है? देखिए, मद्रास में पूछा गया, होम रूल आंदोलन, ठीक है। तो इस मद्रास में है एनी बेसेंट और महाराष्ट्र में पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक, दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? बिहार में तो आपको याद होगा वीर कुंवर सिंह ने किया था, आपका झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और यहाँ पर कानपुर में पूछा गया है तो राइट आंसर बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, नाना साहब ने किया था, ठीक है ना, नेतृत्व नाना साहब ने किया था। इस चीज़ को आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम हैं, ठीक है ना, एओ ह्यूम। यहाँ पर एलन ऑक्टोवियन ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जो मैंने बात बताई है, प्रश्न आ गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना 1885 में, उस समय भी वायसराय लॉर्ड डफरिन ही था और इस समय भी वायसराय लॉर्ड डफरिन ही है, ठीक है ना। तो दोनों के समय था, पहला अधिवेशन हुआ था उस समय भी यही था, ठीक है। दोनों तरीके से याद रखिएगा। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? 1906 में ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? उद्देश्यों में नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये नहीं था उपयुक्त सभी, इसमें से कोई भी उस समय उसके उद्देश्य में शामिल नहीं था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। तो ये आर्टिकल 29 में है, ठीक है ना। किस में है? आर्टिकल 29 में है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अच्छा, अनुच्छेद पूछा गया, भाग पूछता तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 36 से लेकर के, एक मिनट, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसमें से यौगिक पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कि यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा अमोनिया जो है ना, ये यौगिक है, अमोनिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जिसको कि हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस जो होता है ना, ये लिवर से संबंधित बीमारी है। किससे है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए लिवर दिया गया है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं यकृत दिया गया है। तो ये यकृत से संबंधित बीमारी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, एक तरफ बुक दिया गया है और एक तरफ उनके लेखक का नाम दिया गया है और यहाँ पर आपको मिला करके आंसर बताना है। चलिए, देखिएगा सूची 1 में ए सूटेबल बॉय किसका है? तो ये आपने कई बार पढ़ा भी है फ्रेंड्स कि ये जो रचना है सूटेबल बॉय किसका है? विक्रम सेठ की रचना है क्या? ऑप्शन में है विक्रम सेठ, हाँ। 3 नंबर में आप देख सकते हैं विक्रम सेठ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विक्रम, एक मिनट रुक दिया, हाँ विक्रम सेठ हो जाएगा, ठीक है, विक्रम सेठ हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आता है पहले मिलाइए। राज तरंगिणी तो आपको याद होगा कलहन की है, शाहनामा फिरदौसी की है और ट्रेजर आइलैंड जो बच गया तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं R.L. स्टीवेंसन का है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर वित्त आयोग एक क्या है? तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280 में। जब संविधान में इसका जिक्र है तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक निकाय है एक, तो यहाँ पर आप संवैधानिक संस्था हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 280 में है, ध्यान रखिएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे, ठीक है ना। और अभी कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा।
16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलिए उसके बाद देखिए शिक्षा और वन जो है ये संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। अच्छा, संविधान की जो 7वीं अनुसूची, अभी हमने 8वीं में पढ़ा था कि भाषाओं का उल्लेख है 22 भाषाओं का, और 7वीं अनुसूची में जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, और इसी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो शिक्षा और वन जो होता है ये समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, यहां पर चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा था, तो उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा था, रॉबर्ट पियरी पहुंचा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दिया गया, रॉबर्ट पियरी। एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। ठीक है, अब देखिए उत्तरी और दक्षिणी में कन्फ्यूजन अगर होगा तो यहाँ पर शब्द क्या है, उत्तरी, और यहाँ पर क्या है, पियरी। दारू पियरी, तो इसकी गया ध्रुव पर तो उतर गई उत्तरी, इस तरह से रिलेट करिएगा एक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, फटाफट बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका वाराणसी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये गणित के प्रश्न हैं। ठीक है, इनका मैं आंसर आपको बताते चलता हूँ, आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है ना, सॉल्व बाद में भी आप कर सकते हैं, पहले में आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 5 वर्ष हो जाएगा इसका। 64 का देखिएगा तो 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 594 रुपया। उसके बाद देखिएगा 65 का राइट आंसर जो होगा वो 25 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 66 का, तो 66 का करेक्ट आंसर 25% है क्या, हाँ दिया गया है। उसके बाद देखिएगा आपका 67 का, तो √XY हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 का, पूरा आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है ना, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 10 दिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 12% बढ़ जाएगा। 70 का देखिए तो इसका 278 हो जाएगा, 1 मिनट, नहीं 70 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5838 हो जाएगा, यहाँ पर है। चलिए उसके बाद 71 का देख लीजिए, 71 का 540 हो जाएगा। 72 का देखिए तो ये आपका 35% हो जाएगा। अच्छा 73 का देखिएगा तो 73 का करेक्ट आंसर 4:1 हो जाएगा। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आपका 30 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 हो जाएगा। 75 का देख लीजिएगा तो 75 का आपका हो जाएगा 4% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 का देखिए तो 76 का करेक्ट आंसर 900 रुपया हो जाएगा। 77 का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है उपयुक्त विकल्प को चुन करके। तो यहाँ पर देखिए काव्य के खाली स्थान दिया गया है, काव्य के खाली स्थान दे करके मैं कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। बताइए यहाँ पर क्या उचित वर्ड होगा यहाँ पर। तो देखिए काव्य के मंगलचारण में, ठीक है ना, मंगलचारण में जो है कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए किसी भी वाक्य में शब्दों के खाली स्थान देकर के में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शब्दों के क्या चीज़ में, तो शब्दों के प्रयोग में, शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्या है, आक्रमण है, खिलाड़ी हैं, हमारे देश पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण हो जाएगा। ये उचित सेंटेंस बनेगा, इस शब्द को आप लगाइएगा तो। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा समानार्थी शब्द बताना, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची कह लीजिए। अतुल का क्या होगा, बताइए अतुल का क्या होगा, तो अतुल का हो जाएगा अद्वितीय। कलोल का क्या होगा, कलोल का, तो कलोल का हो जाएगा आपका लहर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको विलोम शब्द उल्टा बताएं तो वक्र का क्या हो जाएगा, बताइए वक्र का हो जाएगा सीधा। वक्र का क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। वक्र रेखा सीधी रेखा पढ़ा आपने। ज्येष्ठ का क्या होगा, तो ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ, याद रखिएगा। सघन का विरल होता है, तो यहाँ पर विरल नहीं है दिया गया ना, तो आप सघन का विरल ही ज़्यादातर याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको ज़्यादातर सघन का विरल ही मिलता है। ठीक है ना, विरल बना लीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जो डर के बल चलता हो, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जो डर के बल चलता हो उसके लिए क्या होगा, बताइए। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ 86 का मैंने क्या बताया था आपको कि जो डर के बल चलता है, ये बताइए। हाँ चलिए बताइए, तो ये डरग हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है? तो इसको अपलाभ बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए अंग्रेजी का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इडियम फ्रेज है, ये एक तरफ का फ्रेज है जो बोल्ड किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है, एक मिनट में, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस इन विच 4 वर्ड्स और फ्रेज आर बोल्ड, आइडेंटिफाई वन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश। हाँ, अब चलिए, कह रहे कि नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्सेज वेर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। मतलब कौन सा यहाँ पर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सा वर्ड, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला आपका सेंटेंस हो जाएगा एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एलिजिबल यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका वेयर जो लगा हुआ है ना, यहाँ पर वाज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप होगा, ठीक है ना, वाज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपका वाज होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट 4, मतलब ये ए पार्ट हो गया, यहाँ तक बी पार्ट हो गया, यहाँ तक सी पार्ट हो गया, और यहाँ से आपका मतलब यहाँ तक सी पार्ट हो गया, और यहाँ से डी पार्ट हो गया। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कंप्राइज के साथ साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्राइज्ड ऑफ जो होगा ना, ये ऑफ का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा द का प्रयोग होगा। कंप्राइज्ड द यहाँ पर हो जाए, तो ये यहाँ पर देखिए द लिख दिया गया है गलती से, यहाँ द नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इफ़ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वी वुड हैव बीन, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ पर वी विल नहीं होगा, वी वुड हैव बीन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड, खाली से देगा हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? राइट आंसर यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अपॉन, ठीक है, अपॉन का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ़ ही, खाली से दिया टू माई स्टडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैड कम होम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन, खलेसन दिया गया द सेमिनार इन चंडीगढ़। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग द सेमिनार इन चंडीगढ़। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि इसका मीनिंग बताना है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड, ठीक है ना। कन्फिस्केटेड का क्या हो जाएगा? तो ये आपसे पूछा गया है, बताइए। द ऑफिसर्स हैव कन्फिस्केटेड ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब पूछ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सीज, ठीक है ना। ऑफिसर क्या किया? ड्रग जो है सीज कर दिए, इस तरह से आप ध्यान करके बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कल्पेबल लिखा गया है। तो कल्पेबल क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ब्लेम वर्थी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका कह रहा है कि द रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज, सजावटी जो पौधे होते हैं, सम केमिकल्स आर यूज्ड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टंट, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर देखिए अबाउट 75% पीपल इन दिस कंट्रीज आर सो पुअर डैट दे लीव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैट दे लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? तो 1942 में, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो सन भी आपको याद रखना, 1761 में। इसमें अफगानों की जीत हुई और मराठा हार गए थे, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, और अपना स्कोर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।